प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है वेव्स ए सेक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक मीडियम में दो वेव्स को मैंने जनरेट किया। सपोज मेरे सामने एक वाटर बॉडी है, वो वाटर बॉडी में आपने एक पत्थर फेंका, ठीक है। अभी वो पत्थर जब आप फेंकते हो तभी क्या होता है, जैसे ही पानी में पत्थर गिरता है तो रिपल्स जनरेट होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। मतलब यहाँ पे क्या जनरेट हुई, वेव जनरेट हुई, ठीक है। ये एक बात क्लियर है। अभी दूसरा देखते हैं। मान लो मेरे पास सामने वाटर बॉडी है और इनिशियली वाटर रेस्ट में है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है। मैंने सपोज दो पत्थर फेंके और एक दूसरे के नजदीक फेंके, ठीक है, तो वो टाइम पे कुछ तो जनरेट होगा ना, और वो जो जनरेशन है उसकी वजह से हमें कुछ तो इफेक्ट मिलेगा। आइदर जो डिस्टर्बेंस है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ तो हमें दिखेगा। तो ये पढ़ने के लिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लो मेरे पास ये एक वेव है और मेरे पास मान लो ये एक दूसरी वेव है और दोनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो जब भी दोनों वेव्स एक पॉइंट पे मिलते हैं और जब भी ये दो वेव्स मिल रही है, मान लो वो टाइम है t=0, मतलब एक ही टाइम पे मिलनी चाहिए। तो वो स्पेसिफिक केस में अगर ये दोनों का क्रेस्ट एक दूसरे के साथ अगर मैच होता है तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो बड़ी सी हमें दिखाई देगी। एंड अगर एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ अगर है तो वो टाइम पे कुछ तो नल आउट हो जाएगी चीज, हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो ये जो चीज है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे जाके आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ोगे अलग अलग, जैसे कि इंटरफेरेंस चैप्टर है, उसमें आपको ये वेव्स का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब भी आप पढ़ोगे तो वो टाइम पे भी अगर आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पता है तो वो टाइम के जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। थोड़े बहुत ग्राफ्स आपको एसी वगैरह, जो एसी सर्किट्स वगैरह जो चैप्टर है वहां पे भी आपको थोड़े बहुत मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल इन अ सेम मीडियम, therefore their net displacement at certain instant t is given by algebraic sum of displacements due to each wave at that specific instant। तो अभी मैंने आपको जो बताया उसको ही अगर मुझे लिखना है तो ये वर्ड्स के अंदर मुझे वो कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे दो वेव्स है कि नहीं, तो फर्स्ट वेव का कुछ इक्वेशन होगा, सेकेंड वेव का कुछ इक्वेशन होगा। अभी वेव का इक्वेशन हम लोग जब भी लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लिखते हैं, एग्जैक्टली आपको पता है, y=a sin ωt, है ना, ऐसा कुछ लिखते हैं। या फिर अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो y=a cos ωt, ऐसा कुछ तो हम लोग लिखते हैं। प्रीवियस पार्ट जो था वहां पे हम लोग ने वेव का इक्वेशन y=a sin ωt माइनस kx से रिप्रेजेंट किया था, जब भी आपकी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और अगर मेरे पास दो वेव्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्स एक्सिस के और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, y=a sin ωt माइनस kx। तो ये पहला वेव का इक्वेशन हो सकता है। दूसरे वेव का इक्वेशन सपोज वहां पे अगर कुछ फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो y=a sin ωt माइनस kx प्लस 5। तो 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल फेज। तो मेरे पास दो वेव्स के इक्वेशन है, y1 y2, दोनों को ऐड कर दो, मुझे क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिजल्टेंट को y के हिसाब से। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन का पार्ट। व्हेन y1 x, t and y2 x, t are the equations of the two waves traveling in a medium meet at certain instant t। तो जब भी वो एक दूसरे के साथ मीट होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y=t। तो अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो सर्टेनली मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। y=t इक्वल्स टू y1 xt प्लस y2 xt। यहाँ पे एक नोट का पॉइंट ध्यान में रखो, इसको हम लोग आगे जाके यूज करेंगे, तो इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पे आपको लिखवा के दे रहा हूँ, आगे जाके इसके एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। एनीवेज, वेव फंक्शन डिस्क्राइबिंग रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज गिवन बाय y1 प्लस y2 अप टू yn। तो जरूरी नहीं कि दो ही वेव्स हो, बहुत सारी वेव्स हो सकती है। सो अप टू yn, देयरफॉर f1 x माइनस vt, फर्स्ट वेव के लिए हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y2 को लिखा f2 x माइनस vt अप टू fn x माइनस vt। तो यहाँ पे हम लोग अगर समेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो समेशन i इक्वल टू 1 to n fi ऑफ x माइनस vt, ये एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमें मिलेगा।
ये अभी आप ध्यान में रखो, आगे जाके न्यूमेरिकल्स या जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे वहां पे इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा। अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट। अभी मेरे पास y1 x1 t और y2 x2 t की रिस्पेक्टिव वैल्यूज है। मान लो मैंने y1 x1 t xt की वैल्यू अगर ली a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और जो y2 xt उसकी वैल्यू ली मैंने a sin ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5 क्यों लिखा है? बिकॉज मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि वहां पे कुछ तो इनिशियल फेज है, ठीक है। ओके, तो यहां पे मेरे पास 2 है, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस a sin ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। तो ये सेम इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अभी देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। सो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके हमें एक रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। जो रिजल्टेंट वैल्यू दी गई है y x t इक्वल्स टू 2a cos ऑफ 5/2 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5/2। देखो ना, यहाँ पे ये अल्फा माइनस बीटा अगर आप डाल दो तो दिस माइनस दिस अल्टीमेटली क्या बचेगा? 5/2 बचेगा, और ऐड करोगे तो क्या होगा? ओमेगा t के एक्स है ना। सो ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5/2 ये बचेगा, और ये क्या है? इक्वेशन ऑफ अ रिजल्टेंट वेव। तो अगर ये ओवरऑल इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो ये y इक्वल्स टू रिजल्टेंट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5/2 के जैसा ही दिख रहा है, 5 के जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ तो एक एंगल ले रहे हैं फाई नॉट, ऐसा अगर तो बोलते हो आप, तो r की वैल्यू क्या होगी? ये इसके बराबर होगी, और फाई नॉट की वैल्यू क्या हो रही है? 5/2 के बराबर हो रही है ना। तो ये साइनोसाइडल है एंड इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग फेज देखते हैं इनिशियल, तो यहाँ पे क्या है? 5/2 मिल रहा है हमें, एंड वैल्यू ऑफ r इज गिवन बाय 2 है cos ऑफ 5/2। एनीवेज, अभी जो एक्सप्लेन किया है उससे रिलेवेंट ग्राफ्स देखते हैं कि क्या क्या ग्राफ है। मान लो ये 2 वेव्स है और वो मूव कर रही है, और वो एक पॉइंट पे जब भी मिलती है एट सर्टेन इंस्टेंट t इक्वल टू 0, तो अगर इनिशियल फेज फाई की वैल्यू अगर 0 हम लोग लेते हैं तो फिर क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं पहला ग्राफ, जब भी 5 0 है आपका। सो यहाँ पे ब्लैक से जो रिप्रेजेंट की है वो फर्स्ट वेव है y1 xt, एंड जो सेकेंड वेव है उसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है y2 xt। अभी दोनों का एम्पलीट्यूड a तो सेम है, ये इक्वेशन में देखो, ये वाला इक्वेशन, और इसमें 5 की वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, सेम इक्वेशन होगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो फिर वो डॉटेड लाइन से एक ही जगह पे है, तो इसलिए जस्ट थोड़ा सा नीचे दिखा है और कुछ नहीं, अदरवाइज वो आप देख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो 2 पॉइंट्स है वो एक ही टाइम पे आ रहा है, यहाँ पे भी ये जो 2 एम्पलीट्यूड्स है वो एक ही टाइम पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक ही टाइम पे आ रहा है, यहाँ पे भी एक ही टाइम पे आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा? अगर ये एम्पलीट्यूड a है तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी एडिशन, तो बड़ा दिखेगा आपको, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ से ये ऐसे गया, नेक्स्ट ये इधर से ऐसे आएगा, नेक्स्ट इधर से ऐसे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जब भी फेस आपका 0 है तो जो रिजल्टेंट वेव मिली इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे आप फाई की रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल दो, आपको ये वेव का इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 डाल देते हो तो अल्टीमेटली आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट इज 2a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसा कुछ तो आपको इक्वेशन ये वेव का मिल जाएगा। सेकेंड केस में देखते हैं, जब भी फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू पाई इतना एग्जिस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट वेव यहाँ पे देखो, मेरी फर्स्ट वेव ऐसे कुछ तो ट्रैवल कर रही है, ये पॉइंट पे है, और जब भी सेकेंड वेव मिल रही है तो वो ऐसे कुछ तो मिल रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में है वो पाई का है। अगर ऐसा है तो वो स्पेसिफिक केस में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो, मेरे पास ब्लैक से जो रिप्रेजेंट की है अल्टीमेटली दैट इज माई फर्स्ट y1 x, t, एंड जो डॉटेड से रिप्रेजेंट की है दैट इज y2 x, t। तो दोनों भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। सो ये स्पेसिफिक केस में ये प्लस a और ये माइनस a है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। तो अल्टीमेटली ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी अगर आप लेते हो तो वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। सो वेव जो मिलेगी या नहीं ये पहले हमें देखना है। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट आपका नलीफाई हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो आपको इफेक्ट मिलेगा। आप यहाँ पे
फाई की वैल्यू पाई यहाँ पे अगर रिस्पेक्टिव इक्वेशन में अगर आप डाल देते हो तो आपको ये y का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है या उसके कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि स्टैंडिंग वेव्स या फिर उसको स्टेशनरी वेव्स के नाम से जाना जाता है ना। दूसरा है बिट्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स है। तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स, ये हमें अंडरस्टैंड करके लेना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन से टाइप्स होते हैं, नोड्स एंटी नोड्स के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमें समझ के लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर विजुअलाइजेशन आप कर पाते हो, मैं जैसे बोलते जाऊंगा आप अपने दिमाग में वो बातें ध्यान में रखते जाना, थोड़ा सा विजुअलाइज करते जाना, क्योंकि विजुअलाइजेशन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का जो स्टैंडिंग वेव्स वाला या स्टेशनरी वेव्स वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पे थोड़ा सा जरूरी है। अभी हम लोग स्टेशनरी वेव्स किसको बोल सकते हैं? सबसे पहली चीज देखो, अगर मेरे पास दो सेट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स है, ये दो वेव्स लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है या फिर आप ट्रांसवर्स वेव भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। जो टाइम पीरियड ले रहे हैं एक कंप्लीट होने में, तो वो दोनों का सेम होना चाहिए, या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी ही चाहिए, वेवलेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, एंड बोथ शुड ट्रैवल विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो दोनों एक ही लाइन पे जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास ये दो वेव्स है, रेड और ब्लू समझ लो, तो एक ऐसे जा रही है एक ही लाइन पे और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर वो सुपर इंपोज होती है तो हमें न्यू सेट ऑफ वेव्स मिलेगा, और ये जो न्यू सेट ऑफ वेव्स है इसको ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, या फिर उसको स्टेशनरी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके दो पॉसिबल टाइप्स है। अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव कंसिडर कर रहे हैं तो फिर उसको ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स बोला जाएगा। अगर आप लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ले रहे हो तो उसको बोला जाएगा लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। एक्सप्लेनेशन के कुछ दो तीन पॉइंट्स है। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, द रिजल्टेंट वेव डू नॉट प्रोपगेट इन एनी डायरेक्शन। हमें सिर्फ वो दिखेगा कि ऐसा कुछ तो जनरेट हो रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो मूव नहीं करेगा। किधर मूव क्या करेगा? दो वेव्स मूव करेगी और कुछ भी मूव नहीं करेगा। नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम, तो ये भी एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, दैट इज अ नोड्स, एंड जो दूसरी बात है उसको बोलेंगे हम लोग एंटी नोड्स। नोड्स किसको बोलेंगे हम लोग? जब भी हम लोग अभी डायग्राम में देखेंगे ऐसे पॉइंट्स होंगे वेव के ऊपर जो हमेशा फिक्स रहेंगे, वो हमें कभी भी मूव नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे नोड्स। एंटी नोड्स मतलब क्या होता है? ये वाइब्रेट करेंगे अपने मीन पोजीशन पे ऊपर नीचे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी नोड्स। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया नोड, दूसरा हो गया एंटी नोड। अभी फटाक से देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स कैसा है। ग्राफिकल मेथड है, ये बेस्ट मेथड है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, एक वेव है मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रही है और दूसरी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है। अभी अगर ये दो वेव्स को मुझे ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं एक वेव लेता हूं जो मैंने ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट की, मान लो समथिंग लाइक दिस। ये मेरी फर्स्ट वेव है, ओके तो ये मेरी फर्स्ट वेव हो गई। यहां से यहां तक उसका एक एम्पलीट्यूड, इसका एक वेवलेंथ है ये, और ये क्या हो गया? उसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये मेरी फर्स्ट वेव है, इसको आप कुछ नाम दे दो, लेट दिस इज द y1, है ना। और इसका एम्पलीट्यूड आप a के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गई +a, ये हो गया -a, है ना। तो ये एक है। दूसरी वेव जो है वो मैं रेड मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान लो ये मेरी सेकेंड वेव है, मेरी जो y1 वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और जो मेरी सेकेंड वेव है वो ऐसे ट्रैवल कर रही है ना, तो ये डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो अभी हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं समथिंग लाइक दिस। एक दूसरे के ऊपर तो हमें ये ओवरलैप हो रही है, दैट्स वाई इसको एक दूसरे के इतने नज़दीक दिखाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे एक दूसरे के बहुत नज़दीक है ना। रिप्रेजेंटेशन के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज दो वेव सेम एम्पलीट्यूड की दिखाओगे कैसे? एनीवेज, तो यहाँ पे मेरे पास एक वेव y1 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और सर्टनली ये जो दूसरी वेव है रेड से जो दिखाई है वो किधर जा रही है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब भी ये दो वेव्स का क्रेस्ट एक के ऊपर, क्रेस्ट फर्स्ट वेव का सेकेंड वेव के ऊपर अगर मैच हो रहा है, ट्रफ फर्स्ट वेव का सेकेंड के ऊपर मैच हो रहा है, तो फिर रिजल्टेंट आपको कैसे दिखेगा? रिजल्टेंट विल बी सर्टनली एडिशन, है ना। मार्कर को क्या हो गया? एनीवेज दूसरा मार्कर लेते हैं। सो ये है मेरे पास
सेकेंड वाला ये भी नहीं चल रहा है। एनीवेज ब्लू से ही दिखा देता हूं। ये है मेरे पास रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया। यहां पे भी देखो है कि नहीं, ऐड हो गया रिजल्टेंट, और यहां पे भी देखो ऐड हो गया। तो अभी यहां पे दो चीजें मैंने लिखी थी, नोड्स एंड एंटी नोड। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मूव नहीं कर रहे, या हमें ऐसा लग रहा है वो मूव नहीं कर रहे। तो इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जो मूव नहीं कर रहे? देखो, एक तो आपकी राइट डायरेक्शन में जा रही है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये पहला पॉइंट है, इसको मैं बोलूंगा नोड 1। देखो ना, ये भी मूव नहीं कर रहा है, इसको बोलेंगे नोड 2। ये बना मेरा नोड 3, ये बना मेरा नोड 4, ये बना मेरा नोड 5, ये बना मेरा नोड 6, और ऐसा ही आगे भी होगा, इधर भी होगा, डिपेंडिंग कि आपकी वेव कितनी बड़ी है। ओके, लेकिन अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करूं तो यहां पे देखो ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो मेरा एंटीनोड फॉर्मेशन किधर होगा? ये वाला एंटीनोड है मेरा। तो मैं इधर लिख देता हूं, ये ए, यहां पे भी ए, यहां पे भी ए, A1, A2, A3, A4, A5, है ना। तो यहां का जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी नोड। ओके, लेकिन ये जब भी हो रहा था तभी टाइम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 0। हमें क्या करना है, T/4, T/2, 3T/4 एंड T, इसके लिए देखना है। तो फिर नेक्स्ट मेरा क्या होगा, देखो टाइम जब भी T/4 पास होगा तो ये वेव भी आगे मूव करेगी और ये वेव भी आगे मूव होनी चाहिए, है कि नहीं। तो वेव कितनी आगे मूव करेगी ये हमें देखना है सबसे पहले। ओके, मान के चलते एक वेव यहां तक मूव की और सेकेंड वेव जो मेरी है वो भी T/4 में वेवलेंथ आपकी कितनी कवर होती है? अगर मेरी कंप्लीट वेवलेंथ लैम्डा है, अगर मेरी लैम्डा है तो फिर λ/4 इतना होना चाहिए ना। ओके, तो मान लो ये वेव थोड़ी सी आगे गई और ये वेव थोड़ी सी पीछे गई। तो यहाँ पे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो समथिंग लाइक दिस, ये जो पॉइंट है इसमें से मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड वेव मूव होनी चाहिए। तो देखते हैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये जो मेरा पॉइंट है यहां से देखते हैं, ये थोड़ा आगे जाएगा, मतलब ये जो ब्लू वाली मेरी पहली y1 है वो थोड़ा आगे जाएगा और रेड है वो उतना ही इक्विवेलेंट पीछे आएगा। तो यहां पे हम लोग दिखा कैसे सकते हैं? एनीवेज पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपको बताते हैं कि ये किस तरह से होता है। ओके, तो देखो ओके, सिमिलरली ये है मेरे पास सेकेंड, जो रेड मार्कर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनीवेज, तो फर्स्ट वेव थोड़ी सी आगे गई एंड एट द सेम टाइम सेकेंड वेव जो है वो थोड़ी सी पीछे आई। देखो ना, मतलब अगर ये पॉइंट में कंसिडर करूं, देखो ये वेव का, हाँ ना, तो ये थोड़ा सा आगे गया और एट द सेम टाइम जो रेड वाला है जो लेफ्ट साइड में जाने वाला है वो उतना ही λ/4 पीछे आ गया। तो अभी मेरे पास एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, उसको मैंने y1 के नाम से जाना है, और जो सेकंड वेव है उसको हम लोग y2 के नाम से बोल रहे हैं, जो आपकी ए डायरेक्शन में मूव कर रही है। अभी अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालते हो, जब भी टाइम T/4 हो गया तो वो टाइम पे देखो ना, ये वाला जो पॉइंट है रिजल्टेंट की वजह से कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका नोड ही होगा। ये जो था ये पहले एक्सट्रीम एंड में था, ये मीन पे आ गया, तो ये मेरा एंटी नोड, ये अगेन मेरा बन जाएगा नोड, ये बनेगा मेरा एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड N4, A4, N5, और ये क्या बनेगा आपका A5, और ये क्या होगा आपका नोड 6, है क्या नहीं। तो यहां पे क्या हो गई, फर्स्ट टाइम t=0 के लिए पहली डायग्राम और ये टाइम T/4 के लिए दूसरी डायग्राम। अभी टाइम मेरा कितना बीतने वाला है, टाइम मेरा बीता है t=T/2 के हिसाब से। तो अगर टाइम मेरा T/2 हो चुका है तो ये स्पेसिफिक केस में हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ये जो मेरी वेव है जो अभी ये पॉइंट पे थी वो और आगे जाएगी, और जो दूसरी वाली है वो पीछे आएगी। ओके, तो अगर ये आगे जा रही है तो मैं पहले ये वाला पॉइंट कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ तो होगी, देखते ऐसा,
ऐसा यहाँ से यहाँ तक, और फिर अभी ये हम लोग ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये बन गई मेरी y1, और ये जा किधर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रही है। और एट द सेम टाइम अगर मुझे रेड वाली लेनी है तो ये वाला पॉइंट कंसिडर करो, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो आप, तो ये किधर होगा, और पीछे जाएगा, है ना, मतलब λ/2 इतना वेवलेंथ का डिफरेंस हमारे पास है। तो अगर ये पॉइंट इधर है तो ये पॉइंट हम लोग इधर निकाल देते हैं, और ये सेम वेव मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये रेड से मैंने डॉटेड ड्रॉ कर दी, है ना, ये देखो ये इधर भी है, समथिंग लाइक दिस। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअल में वेव आपकी अपोजिट डायरेक्शन में रेड वाली चल रही है। एनीवेज, तो ये y2 हो गई मेरी रेड वाली, जो किधर जा रही है, ये डायरेक्शन में जा रही है। अभी दोनों का रिजल्टेंट अगर मुझे दिखाना है, रेड मार्कर से ही दिखा देता हूं। देखो ऐड हो गया है कि नहीं, सुपर पोजिशन हम लोग ने यूज किया, ऐड हो गया इफेक्ट। अभी यहां पे देखो ये जो पॉइंट है वो इधर ही दिख रहा है वापस। ये केस में भी ये हिला नहीं था, ये केस में भी रिजल्टेंट उसका कुछ नहीं है, इधर भी रिजल्टेंट नहीं है, सिर्फ ये एंटी नोड वाले ना वो ऊपर नीचे हो रहे, डिस्प्लेस हो रहे। तो यहाँ पे देते हैं N1, ये होगा मेरा A1, सिमिलरली N2 ये होगा A2, सिमिलरली N3 ये होगा मेरा A3, N4 A4, N5 A5, और ये N6, और ये चलते रहेगा। अभी देखते हैं, टाइम हो गया मेरा 3t/4, सो टाइम 3t/4 हो जाएगा। तो ये यही वाला पॉइंट देखते हैं, है ना, ये पॉइंट अभी किधर आएगा, इधर आएगा, सॉरी रेड वाला इधर आएगा, और जो ब्लू वाला है वो आगे जाएगा। ये वाला लो, कोई भी लो, जो भी आपको लेना है वो। तो फिर मेरे डायग्राम में चेंजेस क्या होंगे, ठीक है। तो डायग्राम में चेंजेस हमको ऐसे कुछ दिखाई देंगे। तो रेड वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया पीछे, तो ये मेरी रेड वेव, और सिमिलरली मेरी जो ब्लू वाली वेव है वो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवेज, तो ये y1 हो गया ये डायरेक्शन में, और जो रेड वाला y2 है वो ये डायरेक्शन में। तो अभी टोटल डिफरेंस हमें पता चलेगा 3λ/2 के हिसाब से, और भी अगर मैं टाइम t कंसिडर करूँ तो कितना होगा, वो कंप्लीट लैम्डा ऐसा हमें दिखाई देगा। एनीवेज, तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट कितना होगा, पहला वाला पॉइंट तो फिक्स है, दूसरा वाला वापस मीन पे आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, N1 A1, N2 A2, N3 A3, N4 A4, N5। अभी देखते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव अगर एक स्ट्रिंग में हम लोग लेते हैं तो उसके इक्वेशंस क्या होंगे। एनीवेज, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक डायग्राम पता हो तो बेस्ट होगा। मान लो एक रिजिड सपोर्ट है और वहाँ पे आपने से एक रोप कनेक्ट की, और ये रोप को आपने एक एंड के फिक्स कर दिया है और दूसरा एंड आपके हाथ में। मान लो अगर आप ऐसे एक जर्क देते हो तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे मूव करना परफॉर्म कर देंगे, और आपको ऐसा कुछ मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। और जैसे ये पॉइंट पे रोप आ जाती है वो रिफ्लेक्ट भी होगी, है कि नहीं। तो ये स्पेसिफिक अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या। तो आंसर इज यस। मेरे पास एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जा रही है, और दूसरी वेव जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आ रही है, अगर मैं एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ तो फर्स्ट केस में अगर मेरी फर्स्ट वेव y1 xt है और मेरी सेकेंड वेव y2 xt है ना, तो फिर हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है yx, t। तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली मुझे y1 और y2 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग ऐड कर देंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए y1 xt और y2 xt की वैल्यू क्या होगी। एनीवेज, ये तो जा रही है एक डायरेक्शन में, और यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस की बात नहीं है पहले केस के लिए। तो y1 की वैल्यू क्या होगी मेरी, a sin ओमेगा t। लेकिन दूसरी जो है, देखो ये π/2 का पाई का डिफरेंस दिख रहा है, तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना, और ये पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, लेट y1 is a sin omega t minus kx, that is a wave moving in a forward direction, that is a progressive wave, and second जो है मेरे पास yt a sin omega t plus kx, प्लस क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज दूसरी वेव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स वाई सिंबल इज अ प्लस। एंड यहाँ पे आपका जो फाई की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय पाई।
सो अगर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे -a sin of ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, तो ये कैसे कर सकते हो आप, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल y(x t) इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, y2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अभी मेरे पास साइन c और साइन d है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे ये अगर मेरा पूरा का पूरा c है और ये अगर मेरा पूरा का पूरा d है, तो c प्लस डी अपॉन 2 क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के प्लस के एक्स, तो के एक्स कट हो जाएगा 2 टाइम्स ओमेगा टी अपॉन 2, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो माइनस 2a कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ के एक्स। तो एनीवेज ये मुझे वैल्यू मिल गई जब भी मैं कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो। सो y ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू -2a साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अभी अगर मैं ये इक्वेशन कंसिडर करूं तो ये इक्वेशन vt प्लस माइनस एक्स, ऐसा कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा कोई भी टर्म अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो है वो मूविंग हार्मोनिक वेव नहीं है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट मैथमेटिकली इट इज अ स्टैंडिंग वेव और इट इज अ स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोपेगेट आपकी नहीं हो रही है। अगर मैं एक एंड कंसिडर करूँ स्ट्रिंग का, तो वहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अगर x की वैल्यू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हो अगर ये रिजल्टेंट इसमें, तो अल्टीमेटली आपको y की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी, और यही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड, है ना। तो सिमिलरली एंटी नोड के लिए भी हमें इक्वेशन मिल सकता है। एट अदर एंड x की वैल्यू अगर l के बराबर है तो y इज इक्वल्स टू -2a साइन ऑफ के एल कॉस ऑफ ओमेगा टी, एज अदर एंड इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फॉर y इज इक्वल्स टू 0 साइन ऑफ के एल की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। और साइन ऑफ 0 कब हो सकता है, जब भी साइन ऑफ n पाई हम लोग लेंगे। तो n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 जितनी डालनी है आप डाल सकते हो। सो के एल एंड एन पाई को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहां पे मुझे 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एल विच इज इक्वल टू एन पाई, बिकॉज के इज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। तो रीअरेंज करो, लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पाई पाई कट हो जाएगा, सो 2l अपॉन एन। तो ये क्या मिल गई मुझे, वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई विच इज अ 2l अपॉन एन। अभी ये स्पेसिफिक केस में n का मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 जो भी आपको लेनी है ले सकते हो, करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखी, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स अगर आप चेक करते हो तो, और इससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये समझ के लेते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे लिखना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद से ट्राई करेंगे, मतलब एवरी टाइम हमें उसको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता है कि दिस इज द वे आई हैव टू डिराइव इट, है ना, तो आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस होता है उसमें आपको ये चीज़ काम में आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग ने जो स्टैंडिंग वेव का एक इक्वेशन देखा था स्ट्रेट स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, एक क्विकली रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट में। सपोज ये मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे मैंने अगर ऐसे स्ट्रिंग लगाई, ठीक है, और इसको अगर आप एक एंड फिक्स करते हो और दूसरा एंड को अगर आप मूव करते हो ऊपर नीचे, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको कुछ तो पैटर्न दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो मिला था, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके ऐसा कुछ तो होगा, है कि नहीं। तो ये चीज हम लोग ने देखी थी, और इसके ऊपर बेस्ड हम लोग ने जो पहली वेव थी उसका एक इक्वेशन लिखा था, सेकेंड वेव का इक्वेशन लिखा था, एंड y को y1 प्लस y2 के साथ ऐड करके हम लोग को एक फाइनल आंसर मिला था। अभी हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज स्टैंडिंग वेव इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना। तो ऑर्गन पाइप ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑर्गन पाइप मतलब क्या है ना, बांसुरी होती है ना आपके पास, आप बांसुरी बजाते हो, लेकिन बांसुरी में दोनों एंड्स को ओपन होते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा ऑर्गन पाइप है समथिंग लाइक दिस जो एक साइड से क्लोज है। तो यहाँ पे तो मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, है ना, लेंथ था, मेटल थी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये वाला जो केस था ये ट्रांसवर्स वेव था। यहाँ पे अगर ऑर्गन पाइप के अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हवा है। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ एयर इन दिस ऑर्गन पाइप। ये बात सही है, ओके। तो
तो अगर मान लो यहाँ से आपने कुछ एनर्जी दी, यहाँ पे इनिशियल कुछ पार्टिकल्स है उनको आपने एनर्जी दी, मोमेंटम दिया, इसके वजह से क्या होगा, ये जो ऑर्गन पाइप है इसके अंदर जनरेट होगा क्रेस्ट एंड ट्रफ, है ना, ये देखो क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं सॉरी, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो बनते जाएगा। ये है मेरे पास कंप्रेशन, यहाँ पे मेरे पास है रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, समथिंग लाइक दिस। एंड उसके बाद उल्टी वेव फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही वो दूसरे एंड को हिट करती है। तो अगर पहली वाली लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर मेरे पास y1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y1 xt, सेकेंड वेव जो रिफ्लेक्ट होके आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, y2 xt। अरे इसका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, y xt इज इक्वल्स टू y1 xt प्लस y2 xt। तो इसका कुछ तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें, और ये फाइनल आंसर मिलने के बाद ये जो yt है उसके जगह पे हम लोग s xt सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज इक्वल टू जो भी आंसर होगा मेरा वो आंसर। अब ये s क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नॉमेनक्लेचर के लिए मैं s सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और उसका कोई दूसरा वजह है नहीं। तो ये यूज करने के बाद मुझे कुछ तक इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन जो होगा इसमें साइन या फिर कॉस ओमेगा टी ऐसा कुछ तो टर्म होगा, और यहाँ पे मेरे पास एक होगा दैट इज एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये यूज करके मैं नोड्स एंटी नोड्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नोड्स एंटी नोड्स है तो वो इक्वेशंस यूज करके हम लोग अल्टीमेटली लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ना, ये पूरा ओवरव्यू था। अभी ये जो पूरा ओवरव्यू है, अगर ये मुझे पता है तो फिर आगे की जो चीज़ें होती है वो बहुत आसान हो जाती है और वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अल्टीमेटली बोर्ड्स में हम लोग को पूरा का पूरा लिखना होता है, तो दैट्स वाई ये अगर मुझे बेसिक पता है, अगर मैंने सेम लेक्चर कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाया होता तो इतना सब लिखने की जरूरत है नहीं। मुझे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसका जो फाइनल आंसर है वो रिपीटेडली जैसे ही मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा अपने आप वो दिमाग के अंदर फिक्स हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टली अगर फाइनल आंसर्स पता है तो उसके ऊपर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, तो दैट्स वाई एवरी टाइम मैं अगर कुछ बड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप अगर अभी देखो ना, आप अगर बिगिनर हो, अपर स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, या फिर आपका 1 साल हो चुका है, मतलब 11th का साल कंप्लीट हो चुका है, 12th में हो आप, 6 महीने बचे, 8 महीने बचे, तो भी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। एक कॉम्पैक्ट वे में मैं पूरा करवा के दे रहा हूँ आपको, है ना। तो एक बार अगर आप लिख देते हो तो आपके दिमाग में वो 70-80% फिक्स हो जाता है, लेकिन 2-3 बार लिखने के बाद वो 100% एक्यूरेट हो जाता है। अभी देखो ना ये कितना सिंपल था, मैंने आपको बताया। अभी आप डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करोगे तो आपको ये और आसान लगने लगेगा। देखो मेरे पास एक लॉन्जिट्यूडनल वेव का एक सेटअप है, मेरे पास एक क्लोज ऑर्गन पाइप है और वहां पे एनर्जी और मोमेंटम हम लोग ने दिया, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शंस बने मेरे पास। सो मुझे जो रिजल्टेंट वेव चाहिए वो मुझे कैसे मिलेगी, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं वेव्स को। तो मेरे पास फर्स्ट वेव है जो मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और सेकेंड वेव उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो एनीवेज, सो रिजल्टेंट इज गिवन बाय xt y xt इक्वल्स टू y1 इज मेरी एक वेव जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और y2 xt उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो अब मेरे पास जो फर्स्ट वेव है उसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस क्यों बोला है, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। दूसरी वेव जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो मान लो वहां पे फेज डिफरेंस कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है। फेज डिफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग अगर फेज की वैल्यू पाई लेते हैं, मतलब जो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है रिफ्लेक्टिंग वेव में, अगर वो पाई लेते तो फिर इक्वेशन कैसे होगा। अब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये जो माइनस साइन है उसके जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा, है कि नहीं। सो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फेज है जो एग्जिस्ट कर रहा है। अभी अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं, लेट ओमेगा टी प्लस के एक्स एज ए और पाई को अगर आप बी कंसिडर करते हो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। क्या है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि कॉस ऑफ पाई की वैल्यू होती है माइनस और जो दूसरा टर्म होगा वो अल्टीमेटली 0 होगा, और वो पहला वाला जो टर्म है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वे तो वैसे ही रहेगा। तो अभी मेरे पास एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन में मेरे पास 2 साइन के टर्म्स है ना। तो साइन सी माइनस साइन डी ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं क्या, आंसर इज अ यस। सो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। तो सी प्लस डी ये क्या है, ये जो पूरा का पूरा है ये सी है और ये क्या है, डी है। अभी यहाँ पे कॉस सी प्लस डी, दिस प्लस दिस अपॉन 2 करते हो तो क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा टी बचेगा।
और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, अगर ये सी माइनस डी अपॉन 2 करते हो तो साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो दैट्स वाई वाई एक्स टी का वैल्यू आएगा 2 टाइम्स ए कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन के एक्स। अभी ये कॉस ओमेगा टी ये जो टर्म है वो तो मुझे वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए लगने वाला है, तो माइनस 2a साइन के एक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया इक्वेशन। अभी ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वहां पे वी टी प्लस माइनस एक्स ऐसा कुछ तो है नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक स्टैंडिंग वेव है या फिर एक स्टेशनरी वेव है, इसमें प्रोपगेशन ऑफ वेव का कुछ भी संबंध नहीं है। अभी लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो दैट्स वाई वी एक्स टी के जगह पे मैं लिखूंगा एस एक्स टी विच इज इक्वल्स टू माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अभी यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट एस एक्स टी है वो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम कब मिल सकता है, जब भी मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे s की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और ये x के जगह पे अगर मैं टोटल लेंथ लूँ ऑर्गन पाइप की, लेट टोटल लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज L, तो वो स्पेसिफिक केस में मुझे x के जगह पे L सब्स्टिट्यूट करना है। सो एज अ पाइप इज क्लोज एट वन ऑफ द एंड, सो x इक्वल टू 0, सो साइन ऑफ के एक्स इक्वल्स टू साइन 0 विच इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर s की वैल्यू 0, दैट्स वाई व्हाट आई गॉट इज अ नोड इज अ फॉर्म। ओपन एंड के लिए x की वैल्यू अगर हम लोग L सब्स्टिट्यूट करते हैं तो s विल बी मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू माइनस 2a साइन के एल कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे मिला। देयरफॉर साइन के एल इक्वल्स टू मैक्सिमम, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, प्लस और माइनस 1। सो साइन ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाई 2 है ना, अगर ऐसा कुछ है तो ही मुझे साइन की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। 2n माइनस 1 मतलब वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, अगर ऐसा मुझे चाहिए तो 2n माइनस 1 पाई बाई 2 से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मेरे पास देखो क्या है, के एल है ना, 2n माइनस 1 पाई बाई 2 है, तो के एल और 2n माइनस 1 पाई बाई 2 को हमें कंपेयर करना है, लेकिन k इज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसके जगह पे वी कैन सब्स्टिट्यूट 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओके, सो अल्टीमेटली अगर ये इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करते हो पाई विल गेट कैंसल, और कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो नहीं हो रहा है तो ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4l अपॉन 2n माइनस 1। सो दिस इज हाउ आई गॉट द इक्वेशन ऑफ अ वेवलेंथ इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अभी ये यूज करके हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, वो सब कैलकुलेट करना है। तो मुझे लगता है कि स्टैंडिंग वेव इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो आपको अच्छे से समझा है।